हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का न्यूज़पेपर है वो पूरा बजट से रिलेटेड है, यानी जो कल बजट प्रकाशित प्रेजेंट किया गया है उस पर केंद्रित है ये पूरा आज का न्यूज़पेपर। हर पेज पर आपको बजट की कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ बनाई गई है वो है स्वर्णिम भारत का संकल्प, यानी जो ये बजट पेश किया गया है उसमें कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए गए हैं और एक रोड मैप तैयार किया गया है भारत को विकसित राष्ट्र जो बनाना है 2047 तक, उसको लेकर। देखिए, वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट। लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा इसमें तय किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने जैसे उपायों से राजनीतिक संतुलन साधने का इसमें प्रयास किया गया है। जो पूरा बजट है वो 47.66 लाख करोड़ रुपए का ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, जिसको जो टैगलाइन दी गई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आगे इसमें बताया गया है कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक का, उसको इसमें टारगेट किया गया है। मानव संसाधन, मजबूत लोकतंत्र और समृद्ध विविधता की त्रिशक्ति को सबके प्रयास का संबल बनाया जाएगा, इस बजट में कहा गया है। आगे इसमें बताया गया कि गरीब महिलाएं, युवा और जो पूरा गरीब तबका है, अन्नदाता को यानी किसान को प्रमुख वरीयता इसमें दी गई है। इनके कल्याण से ही देश बढ़ेगा, ऐसा भी इसमें बोला गया है बजट में। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान कर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। और बजट की जो अन्य प्रमुख बातें हैं उनको भी जान लीजिए। इसमें यह बताया गया कि एक निश्चित अवधि में आम करदाताओं के पुराने बकाये की मांग को रद्द कर दिया गया है। 1 करोड़ आयकर दाताओं को इससे राहत मिलेगी, यानी जिनका सरकार पर टैक्स बाकी था उनको राहत दी गई है, छूट दे दी गई है। राजकोषीय घाटे को अगले वर्ष घटाकर 5.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे वर्ष 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाने का संकेत या संभावना दिखाई गई है। कुल राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो 30.80 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। और भी इस बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे जो आयकर स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसको 7 लाख पर यथावत रखा गया है, यानी कि जिनकी इनकम सालाना 7 लाख रुपए होगी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है। 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। 7500 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत PMJAY के लिए किया गया है। और आयुष्मान भारत योजनाओं में अब सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी शामिल कर लिया गया है, यानी ये स्कीम और बड़ी हो जाएगी और जो आशा कार्यकर्ता हैं या फिर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको अपडेट कर दिया गया है, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। इस तरीके से आप इसको समझिए। इसमें आगे बताया गया है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं और अगले 5 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, यानी कि उनकी इनकम को लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो रूफटॉप के जरिए दी जाएगी, यानी कि सूर्योदय जो योजना है भारत सरकार की उसके तहत दिया जाएगा। 3 करोड़ जो घर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का काम पूरा किया गया है और अगले 5 साल में उससे 2 करोड़ यानी टोटल 5 करोड़ हो जाएगा। जो अगला कार्यकाल इनका होगा 2024 से 29 तक का, उसमें 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। यानी ये कहीं ना कहीं इनमें विश्वास है कि हमारी ही गवर्नमेंट आने वाली है। 40,000 बोगियों को वंदे भारत ट्रेन के मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी इसमें घोषणा की गई है। जाहिर सी बात है, अगर 40,000 बोगियां जो कन्वर्ट की जानी है वंदे भारत ट्रेन बोगियों के मुकाबले, तो उसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिसके लिए कॉरिडोर बनाना आवश्यक है। 11.1% की वृद्धि बुनियादी ढांचे के लिए खर्च की गई है। इस मद में 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो एक शुभ अंक को दर्शाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो इस बजट में फिल्टर चीजें हैं ये, बाकी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे।
देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 का जो अंतरिम बजट पेश किया गया उसको देश का निर्माण बताने वाला बजट बताया है और उनके अनुसार ये जो बजट है 2047 के विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। उन्होंने बोला कि विकसित भारत के लिए 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ उन्होंने बताया भी है। पहला होगा युवा, दूसरा गरीब, तीसरा महिला और चौथा किसान। अगर इनको हम मजबूत और सशक्त बनाएंगे तो जाहिर सी बात है भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने बजट को भी ऐतिहासिक बताते हुए इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी है। आगे प्रधानमंत्री ने यह बताया कि जो बजट में युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब उन्होंने बताया और 2 प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया। जो रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड बनाने का स्टार्टअप जो मिलेगा उसको इन्होंने टैक्स छूट के विस्तार से संबोधित किया है। यानी कि उसमें टैक्स फ्री रहेगा। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो वो जो पैसा रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इनमें युवाओं को अपने सपनों को साकार करने में मदद मिल पाएगी। वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए पूंजीगत खर्चे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए की व्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी ने बजट का बेहतरीन प्रावधान बताया है। नेक्स्ट है कि यह है सरकार के आत्मविश्वास की गूंज। देखिए, विकास की राजनीति का यह एक नया उदाहरण है जब सामने लगातार तीसरी पारी की लड़ाई का मैदान सज रहा हो और यह अपेक्षा हो कि लोक लुभावन घोषणाओं का तड़का लगेगा, पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराने का जो स्पष्ट रूपरेखा तैयार की है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो बजट होगा इसमें कई ऐसी घोषणाएं होंगी जो लोगों को लोक लुभावन लगेगी। जो टैक्स स्लैब है शायद उसको 7.5 लाख कर दिया जाएगा और महिलाओं के लिए जो बचत स्कीम है उसको लाया जाएगा जिसमें टैक्स जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे कई टारगेट जो मीडिया में चल रहे थे न्यूज़ चैनल्स में कि खूब लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, नई ट्रेन चलाई जाएंगी और कई क्षेत्रों के लिए पैसे आवंटन किए जाएंगे। तो इन सबको दरकिनार करते हुए सीमित पैसे में अच्छा बजट पेश किया गया है, ऐसा भाजपा गवर्नमेंट बोल रही है। अब 6 सूत्रों में इसे बांटा गया है और हालांकि जैसे ये दिया गया है ना, डाटा शक्ति, इच्छा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति, जन शक्ति, अर्थ शक्ति और संपादकीय, इन सभी ये आज जो पेज हैं ये इसी से रिलेटेड है। जैसे आप नीचे ये देख रहे हैं ना, पहला जो पेज होगा वो डाटा शक्ति से रिलेटेड है, इसी तरीके से इच्छा शक्ति। तो डिस्कस करते हैं इसको, हम देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ होंगी। जैसे कि डाटा शक्ति है, इसमें 1,44,634 किलोमीटर लंबाई हो गई है और वित्त वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो वित्त वर्ष 2015 में मात्र 97,991 किलोमीटर थी, यानी कि 1 लाख भी नहीं थी, अब उसे लगभग 1.5 लाख तक पहुंचा दिया जाएगा। इस महीने तो 1.5 लाख तक पहुंच ही जाएगा। विकसित भारत, सपनों की उड़ान की चुनौती। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें आमतौर पर बड़ी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाले देश विकसित माने जाते हैं। भारत मौजूदा समय में दुनिया का पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति आय $2,601 है। 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें अभी लंबा सफर तय करना है। आगे इसमें बताया गया है कि 2020-21 में जो बजट था वो 30,42,230 करोड़ का था। 2019-20 में ये बजट था 27,86,249 करोड़ का। 22-23 में ये बजट था 39,44,909 करोड़ का और लाख करोड़ का, और 21 में था 34,83,236 करोड़ का। अब भारत की प्रति व्यक्ति आय हुई है दोगुनी। ये भी देख लीजिए कि 1,72,000 हो गई थी भारत की प्रति व्यक्ति की आय एक वित्त वर्ष में, और 2014-15 में थी ये 86,647, यानी कि लगभग 2 गुना हो गई है। आगे आंकड़े बताए गए हैं
अमीर देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लग्जमबर्ग में देख लीजिए आप 1,43,000, आयरलैंड में 1,37,000, सिंगापुर में 1,33,000। इस तरीके से ये प्रति व्यक्ति आय दी गई है सालाना। रुपए का हिसाब किताब दिया गया है। देखिए सरकार की कमाई 1 रुपए अगर होती है तो उसमें 4 पैसे सीमा शुल्क से आते हैं, 18 पैसे माल एवं सेवा कर से आते हैं, और भी टैक्सेस इसमें इंक्लूड रहते हैं। 7 पैसे ऋण से आते हैं जो इंटरेस्ट मिलता है, 1 पैसा ऋण भिन्न पूंजियां प्राप्त करती हैं, 5 पैसे केंद्रीय उत्पाद से प्राप्त होता है, 19 पैसे इनकम टैक्स से, 17 पैसे कारपोरेट टैक्स से और 28 पैसे उधार एवं अन्य जो देनदारियां होती हैं उनसे भारत सरकार को पैसा मिलता है। अगर सरकार के खर्च की बात करें तो 1 रुपए में वो खर्च कैसे करता है, बंटता कैसे है। 8 पैसे रक्षा पर, 6 पैसे आर्थिक सहायता पर, 8 पैसे वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर, 20 पैसे करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा चला जाता है, 4 पैसे पेंशन में जाते हैं, 20 पैसे जो ब्याज अदायगी में चला जाता है जो लोन ले रखा है भारत सरकार ने, 16 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में चला जाता है, 8 पैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जाता है और 9 पैसे अन्य व्यय में चला जाता है। तो ये सरकार का जो खर्च है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और भी यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं लेकिन उतना अभी डीप में हम नहीं जाएंगे, हालांकि बजट को लेकर हम अलग से भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये बताया गया है, देखिए यहाँ पर 19% योगदान होगा सरकार के कुल राजस्व में आयकर का। सबसे ज़्यादा वित्तीय संसाधनों का इंतजाम उधारी से किया जाएगा। 5.8% जीडीपी है सरकार का राजकोषीय घाटा। वित्त वर्ष 25-26 तक इसे 4 से 4.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख पूंजी खर्च का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है सरकार। संशोधित अनुमान में 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा है पूंजी खर्च। 19% योगदान रहेगा जीएसटी का सरकार के वित्तीय संसाधनों में और 88,956 करोड़ रुपए खर्च करने थे सरकार को स्वास्थ्य पर। और यहाँ पर कुछ मतलब कि सराहना की गई है, स्टेटमेंट हैं कुछ लोगों के। अब आते हैं जो प्रमुख पेज हमारा रहता था, ज्ञानव्यापी तलग्रह में हरिहर की 30 साल बाद आरंभ हुई पूजा आरती। देखिए जिला अदालत के आदेश का प्रशासन ने कराया पालन। ब्रह्म मुहूर्त में नियमित अनुष्ठान आरंभ कर दिया गया है। 5 पहर की होगी भोग आरती। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के पुजारियों ने संभाल ली है जिम्मेदारी और तहखाने को रात 1:30 बजे ओपन कराया गया। गंगा स्नान कराया गया। मूर्तियों को वापस प्रतिष्ठा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, यानी उनको एक स्थान पर रखा गया जैसा आपको पिक में दिख रहा है और उनकी पूजा अर्चना की गई। 1993 में तलग्रह में होने वाली नियमित पूजा पर रोक लगा दी गई थी और तत्कालीन पुजारी पंडित सोमनाथ व्यास ने न्यायालय की शरण ली थी। उनके नाती शैलेंद्र पाठक की याचिका पर बुधवार को जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानव्यापी के तलग्रह में स्थापित देव विग्रहों के नियमित राजभोग पूजा आरती के लिए निर्णय सुनाया था। प्रशासन रात में ही सक्रिय हो उठा और साफ सफाई कराने के साथ साज सज्जा व विद्युत जो प्रकाश है उसकी व्यवस्था की गई और 1:30 बजे तक पूरा प्रबंधन कर लिया गया। एएसआई सर्वे के दौरान कोषागार में जमा कराए गए 8 विग्रह लाए गए। अयोध्या में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के भाई विश्वेश्वर शास्त्री ने के निर्देशन में गंगा जल से शुद्धिकरण करके इसकी पूजा पाठ स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, सर्द माहौल में शांत विपक्ष, सक्रिय सत्ता पक्ष ने किया एक दूसरे को हैरान। यानी कल जो 58 मिनट का भाषण चला उसमें ना कोई शोर शराबा हुआ ना बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ, यानी बहुत शांति से ये बजट पेश कर दिया गया। कोई टोका टाकी नहीं हुई, कोई आपत्तियां दर्ज नहीं की गई। तो शायद ये कमजोर पड़ता विपक्ष दिख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा उपस्थिति भी नहीं थी। हाँ, जब बजट 30 मिनट का हो चुका था उसके बाद भीड़ बढ़ना शुरू हुई। तो कह सकते हैं कि तरीके से शांत माहौल वाला ये बजट पेश किया गया है। राजस्थान में हिजाब पहनकर आने पर स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश। देखिए राजस्थान की जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर ने हिजाब को लेकर फिर बयान दिया है और कहा है कि हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से
तय ड्रेस कोड में ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी तो उसके साथ शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब स्कूल में बुर्का वगैरह पहन के जाना प्रतिबंधित हो गया है। झारखंड को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं, चंपाई सोरेन, और वो आज इसमें शपथ लेंगे और 10 दिन में उन्हें बहुमत साबित करना होगा। कल इन्होंने एक जो वीडियो के माध्यम से बताया था कि उनके पास 47 विधायक हैं, मतलब जो विधायक थे वो उन्होंने गिनती शुरू की। जैसे इन्होंने गिना 1, इन्होंने गिना 2, ऐसे करके 47 तक उन लोगों ने गिनकर बताया कि हम लोग 47 हैं। 82 सीटें हैं टोटल, जिसमें बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होती हैं। ये नहीं, सॉरी, 81 हैं। 81 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होंगी। तो उसी को अब चंपाई सोरेन पर जिम्मेदारी है कि उसको बहुमत को साबित करें, और ये हालांकि कर लेंगे, लेकिन अभी तक जोड़ तोड़ की कोशिश चल रही है, जैसा मीडिया में न्यूज़ चल रही थी। और जितने भी विधायक हैं महागठबंधन के, जिसमें कि कांग्रेस के भी हैं और भी पार्टियों के, या फिर कुछ जो स्वतंत्र हैं यानी कि निर्दलीय हैं, उनको 2 स्पेशल प्लेन से, हवाई जहाज से हैदराबाद ले जाया गया है कि खरीद फरोख्त ना हो पाए। बताइए, नेताओं को भी इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है कि हमें कोई खरीद ना ले। अनुमान से कई गुना अधिक दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं रामनगरी। देखिए, जो अनुमान लगाया गया था कि लगभग 1 लाख या 1.5 लाख लोग दर्शन करेंगे रोजाना, उससे कहीं ज़्यादा लगभग 5 लाख लोग ने तो शुरुआत में दर्शन किए, और अब जो आंकड़ा है वो 2.5 लाख से 3 लाख प्रतिदिन का है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ऐसा अनुमान नहीं लगाया गया था, और ये जो संख्या है वो लगातार इसमें बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या के लिए 8 शहरों से सीधी हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई है। लोग मतलब अभी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भीड़ कम हो, आसपास के इलाकों के लोग इंतजार कर रहे हैं तब जाया जाए, लेकिन बाहर से इतने व्यक्ति आ रहे हैं, इतनी श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि वो भी जाना चाहते हैं। तो ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अभी वीआईपी दर्शन चालू नहीं हुए हैं। जब वीआईपी दर्शन होंगे तो आप जानते हैं वीआईपीओं का, वो उनके लिए भीड़ को रोका जाएगा, पहले उनको दर्शन कराए जाएंगे, तब आगे आम लोग दर्शन कर पाएंगे। बंगाल में एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार को लेकर हाई कोर्ट को लिखा है पत्र। देखिए, बंगाल सरकार के एक अधिकारी ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट को पत्र लिखा है, जिसके आधार पर उसकी सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने 9 फरवरी तक सीआईडी से जांच की प्राथमिकी रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी ने भ्रष्टाचार में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं की संलिप्तता का भी दावा किया है। उन्होंने राशन वितरण घोटाले में नई जानकारियां दी हैं। उन्होंने बोला कि शिक्षा भर्ती घोटाला, मतलब कई ऐसे घोटालों का जिक्र किया है, जैसे 313 ऐसे शिक्षकों को भर्ती किया गया जो योग्य नहीं थे। तो ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं व्याप्त है। राष्ट्र शक्ति यानी कि बजट का जो बजट में रक्षा बजट को बढ़ा दिया गया है। 2.78 लाख करोड़ की अनुमानित राशि निर्धारित की गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में सड़क निर्माण पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है, और 2024-25 में कुछ बड़े अधिग्रहण को मूर्त रूप देने पर फोकस किया जाएगा, इसलिए भी ये बजट इतना बड़ा हुआ है। 27,000 करोड़ बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ किया गया है। रक्षा मंत्रालय का आवंटन 1.72 लाख करोड़ पूंजीगत अधिग्रहण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर दिया गया है जोर। तो सीमाओं पर जो गहराती चुनौतियां हैं उसको लेकर भू राजनीतिक परिदृश्य के बदलते माहौल, हालात, इन सबको मद्देनजर रखकर रक्षा बजट पर खर्च जो है पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी 27,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोहरे उद्देश्य के तहत रक्षा बजट को पिछले साल के 5.94 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा इसमें की गई है। बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे सूर्योदय को लेकर हमने तो अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, और बजट को लेकर हम एक अलग से वीडियो भी इसमें बना देंगे।
जैसे कि लक्षद्वीप अब को पर्यटन हब बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता की गई है। 32 वर्ग किलोमीटर है समुद्र से घिरे लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल और होगा बहुमुखी विकास। 60 लाख के करीब विदेशी पर्यटक 2023 में आए थे और देश के लोग भी यहाँ पर पर्यटन के लिए अब जाएंगे, ऐसा इस बजट में बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद दुनिया भर में चर्चा में आया लक्षद्वीप अब देश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। बजट में गुरुवार को सरकार ने इस विकास के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें पूरे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों से जुड़ी सुख सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। नारी शक्ति के लिए भारत बन रहा है समृद्ध और सरकार की 10 में से 7 योजनाओं के केंद्र में ही महिलाओं को ही रखा गया है। इसमें बताया गया है कि मोदी सरकार का पिछले 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 10 में से 7 योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिलाओं को ही रखा गया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नारी के जरिए समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है। इसी सोच को साकार किया गया है। गुरुवार को वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए 10 वर्षों में किए गए कार्यों की उपलब्धि गिनाई, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के सांप से मुक्त करने के लिए कानून लाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला उद्यमों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण देने की भी इसमें प्रमुखता से बात कही गई थी। 3 करोड़ महिला बनेंगी लखपति दीदी। महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने को पीएम ने बढ़ाया लक्ष्य। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी जोड़ा गया। तो ये चुनावी बजट नहीं और प्रत्यक्ष लक्ष्य भी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं दिखाता, लेकिन मोदी सरकार के निर्णय इस संभावना को जरूर मजबूत करते नजर आ रहे हैं कि मातृशक्ति उन्हें रिटर्न गिफ्ट में चुनावी बल देने में संकोच नहीं करेगी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने सहित आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आशा वर्कर को शामिल करने जैसी घोषणाएं सीधे तौर पर उन 49% महिला मतदाताओं को सकारात्मक संदेश देती हैं जो 2024 के आम चुनाव में भाग्य विधाता साबित हो सकती हैं। देखिए 49% महिलाओं की भागीदारी कुल मतदाताओं में है। इस न्यूज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की थी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इस योजना का लाभ अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। और ये सब जैसे सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन को गति दी है और सेमीकंडक्टर के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बजट में 15,500 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल, आईटी, हार्डवेयर योजना सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटित किया गया है, जो एक बड़ी राशि है। इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ही इतना कुछ इसमें आवंटन किया गया है ताकि भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बनाया जा सके। विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने वाला है बजट, ये स्टेटमेंट दिया है अमित शाह ने। जनशक्ति, भारत में गतिमान है डिजिटल अर्थव्यवस्था। 900 मिलियन हो सकती है देश में मोबाइल वॉलेट उपयोगकर्ताओं की संख्या। 63 लाख से अधिक लेन देन हुए हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। ऐसे डिजिटल हो रहा है देश। देखिए आंकड़े दिए गए हैं कि वर्ष 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2016 में लॉन्च होने के बाद से यूपीआई के जरिए भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। भारत में जो गतिमान है डिजिटल अर्थव्यवस्था, उसके आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से साल दर साल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डिजिटल लेन देन में। जैसे कि 2017-18 में 2071 करोड़ का लेन देन था, जो अब 13,462 करोड़ तक का डिजिटल भुगतान हो गया है। ये आंकड़े दिए गए हैं। इसमें एआई की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 1000 अरब की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। भारत एआई कार्यक्रम की कल्पना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से की जा रही है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा देश। ई कॉमर्स बाजार में 21%
तक इसको आगे बढ़ाना है और स्टार्टअप के माध्यम से 12 लाख नौकरियों का सृजन होगा। ये सब इस बजट में बताया गया है। शहरों में घर खरीदें या बनाएं, सरकार तैयार है, यानी कि सरकार की तरफ से कुछ ब्याज में छूट दी जाएगी या फिर कुछ धनराशि सहायतार्थ दी जाएगी लोगों को, ये भी इसमें बताया गया है। 70% से अधिक घर पात्र महिलाओं को दिए गए हैं। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यही है। 1.6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे चुकी है विभिन्न राज्यों को 2018-19 से 2022-23 के बीच। 2.95 करोड़ घर या तो उपलब्ध कराया जा चुका है या फिर आवंटित होने वाले हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत। पिछले 10 वर्षों में तैयार किया गया कृषि विकास का आधार। केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की नीति का प्रतिफल यह है कि कृषि विकास एवं किसानों की समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.80 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इसमें खेती के लिए न्यूनतम पूंजी की समस्याओं का समाधान हुआ है। $11 लाख करोड़ की लागत से बनेंगे 3 नए रेल कॉरिडोर। देखिए, अगले वित्त वर्ष में सुरक्षित, सुगम और समय पर रेल यात्रा के लिए बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। 3 नए रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा उच्च यातायात घनत्व गलियारा शामिल है। इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा अगले 5 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 40,000 बोगियों को वंदे भारत ट्रेन में अपग्रेड किया जाएगा। अंतरिम बजट में रेलवे को अगले वित्त वर्ष के लिए कुल 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी देश में ट्रेनों के माध्यम से प्रति वर्ष करीब 700 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। आगे आधारभूत संरचनाओं को इस तरह बढ़ाने की तैयारी है कि प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ लोग यात्रा कर सकें। मेट्रो रेल एवं नमो भारत जैसी प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में प्रत्येक हफ्ते में कम से कम एक वंदे भारत चलाने का लक्ष्य रखा गया है। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसको हम बता ही चुके हैं। जुलाई में पेश होगा अमृतकाल का रोड मैप, यानी कि जो पूर्णकालिक बजट है वो जुलाई में पेश किया जाएगा। बजटीय घोषणाओं से ईवी और सोलर क्षेत्र के शेयरों में उछाल। जाहिर सी बात है, सूर्योदय योजना के तहत जो सोलर पैनल लगाए जाने हैं या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी वजह से इनके शेयर बढ़ना अनुमानित था। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश का लक्ष्य घटाया है। अगले वर्ष 50,000 करोड़ का अनुमान। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा गेम चेंजर साबित होगा। इन सब न्यूज़ को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर ऐसे ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है कि संतुलित एवं व्यवहारिक अंतरिम बजट है, जिसमें चुनावी लोक लुभावनवाद से मुक्त यह अंतरिम बजट महंगाई के दावे को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला है। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, धर्मकीर्ति जोशी। जोशी जी बता रहे हैं कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है, उसे देखकर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि सरकार ने पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के बीच की महीन रेखा को मिटाने का प्रयास किया है। अंतरिम बजट अपनी प्रकृति के अनुरूप ही रहा। चुनावी साल होने के बावजूद सरकार ने किसी भी प्रकार की बड़ी लोक लुभावन घोषणा नहीं की। ऐसे भावी संकेत देने से परहेज किया कि सरकार जो है वो कहीं डरी हुई है या फिर चुनाव में डाउट है उन्हें कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आर्थिक मोर्चे पर इस समय कायम तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार अपने खजाने की जो सेहत है उसको दुरुस्त करने में सफल रही है। बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया गया था, जो संशोधित अनुमान में 5.8% रहा है। अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने इसे जीडीपी का 5.1% रखने का लक्ष्य रखा है। स्पष्ट है कि सरकार ने एक प्रकार के अनुत्पादक राजस्व व्यय को घटाकर ही घाटे पर अंकुश लगाया है। सरकारी खजाने की बेहतर स्थिति में कर राजस्व में आ रही निरंतर तेजी का भी अहम योगदान रहा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार को अनुमान से 76,000 करोड़ रुपए का अधिक कर राजस्व मिला है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के लिए जो नॉमिनल यानी कि अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर 10.5
प्रतिशत आंकी गई है, लेकिन यह 8.9% रही है। वित्तीय रूप से अनुशासित रहते हुए भी सरकार ने कल्याणकारी राज्य की भूमिका के साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती किसी से छिपी नहीं है। उसे मुश्किल से उबारने के लिए सरकार ने सीधे किसी प्रकार की मदद या रेवड़ी देने के बजाय तार्किक रूप से संसाधन आवंटित किए हैं। अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ने इस समय आर्थिक जो अनिश्चितताओं को बढ़ा रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने नया मोर्चा खोल दिया। अब लाल सागर में तनाव भड़क गया है, तो इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है, यह हम मानकर चलते हैं। अंतरिम बजट के संकेत यही दर्शाते हैं कि सरकार वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने को प्रतिबद्ध है, तो आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़ी फिसलन की आशंका नहीं दिख रही है। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष में हमारा अनुमान है कि जीडीपी 6.4% की वृद्धि दर्ज करने में सफल रहेगी। मौजूदा परिदृश्य में यह ठीक ठाक वृद्धि कही जाएगी। चूंकि यह अंतरिम बजट ही था, तो सरकार ने नीतिगत मोर्चे पर बड़े कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन ऐसे कुछ संकेत दिए हैं कि यदि वह फिर से सत्ता में आती है तो जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट की तस्वीर किस तरह की होगी। जुलाई में आने वाला जो पूर्ण बजट है उसमें सुधारों में आकार लेने की संभावना दर्शाई जा रही है, जो निजी निवेश को गति देने की एक उत्प्रेरक भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है विकसित भारत के संकल्प का प्रदर्शन। इसमें जो बताया गया है कि जो अंतरिम बजट है इसकी तस्वीर पेश करता है, ये तस्वीर पेश करता है कि सरकार किस तरह देश के भविष्य को संवारने में लगी हुई है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं, और जो सिन्हा है यानी कि आदित्य सिन्हा, वो ओएसडी अनुसंधान परिषद के सदस्य हैं। इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी योजनाओं से सतत आर्थिक वृद्धि एवं चहुमुखी विकास के लिए संसाधनों का रणनीतिक आवंटन सुगम होता है। आगे उन्होंने यहाँ पर आंकड़े दिए हैं कि आधारित संरचना को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के लिए 11.1% की बढ़ोतरी कर 11.1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके माध्यम से रेलवे नेटवर्क, मेट्रो रेल, विमानन और हरित ऊर्जा पर काम किया जाएगा। बुनियादी ढांचे पर इतने भारी खर्च का अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे जहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा तो आर्थिक वृद्धि की गति और तेज होगी। देश के बहुमुखी विकास के लिए ये दोनों ही आवश्यक पहलू हैं। भारत तेज आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर है, लेकिन इस राह में देश का पूर्वी हिस्सा कुछ पीछे रह गया है। इसकी भरपाई के लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों की अनदेखी की गई है। सरकार विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर पूरा जोर दे रही है। वह कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता करने में लगी है। यह दृष्टिकोण भारत के दूरगामी हितों की पूर्ति करने वाला है, क्योंकि इससे निवेश, नवाचार और तकनीकी उन्नयन के लिए अनुकूल परिवेश तैयार होने के साथ ही आर्थिक वृद्धि को नए पंख लगेंगे। विदेशी निवेश को आकर्षित करने से भारत पूंजी, तकनीक हस्तांतरण और जो विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा, जो देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रोड मैप तैयार करेगा। तो दोनों आर्टिकल सेम थे, इसलिए इसको और डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है नमो भारत के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार। अब देखिए, एडिटोरियल के बाद हम बिजनेस पेज डिस्कस करते थे, लेकिन आज सभी पेज बिजनेस पेज हैं, इसलिए आपको बिजनेस पेज नहीं मिलेगा आज। तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन अब रफ्तार पकड़ेगी। इस वर्ष केंद्रीय अंतरिम बजट में रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस के लिए अच्छा बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2025 में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का कार्य भी गति पकड़ लेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय अंतरिम बजट में देश के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट
सिस्टम के लिए 3,596 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये एक रेल परियोजना है जो दिल्ली, अलवर, मेरठ और गाजियाबाद इन क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करेगी। एम्स को 4 चिकित्सा संस्थानों को प्रस्तावित बजट का 50.83%। राजधानी क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए केंद्रीय अंतरिम बजट में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। खास यह है कि एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलोपैथी के 4 बड़े चिकित्सक संस्थानों को अंतरिम बजट में जितनी राशि आवंटन का प्रावधान किया गया है उसका 50.83% हिस्सा अकेले एम्स को मिला है। इससे एम्स को इलाज की अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। साथ ही एम्स में लंबित मास्टर प्लान की योजना को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, सुधरेगा यातायात प्रबंधन। अंतरिम बजट में दिल्ली पुलिस को मिला है 11,397 करोड़, पिछले बजट की तुलना में 535 करोड़ रुपए कम मिले हैं। 2024-25 में केंद्रीय अंतरिम बजट में इस बार दिल्ली पुलिस को 11,397.98 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 535 करोड़ रुपए कम है। 2023-24 में दिल्ली को जो बजट मिला था वो अधिक मिला था। G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों को लेकर पिछले वित्त वर्ष में अत्यधिक बजट दिया गया था ताकि दिल्ली पुलिस अपने ढांचागत सिस्टम को और मजबूत कर सके, साथ ही बड़ी संख्या में कैमरे व वाहन भी खरीद सके। इस बार मिले 11,397 करोड़ रुपए से भी दिल्ली पुलिस को और हाईटेक बनाने और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उससे तय होगा एएमयू का भविष्य। एएमयू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में 8 दिनों तक दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनी। सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पांडेवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्र, सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वह एएमयू का भविष्य तय करने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हो जाएगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था माना जाएगा या नहीं। इस मामले में एएमयू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 जनवरी 2006 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में एएमयू की अपील सहित कुल 8 लंबित अपीलें हैं। हाई कोर्ट ने उस फैसले में एएमयू में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में मुसलमानों को 50% आरक्षण देने को रद्द किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि एएमयू कभी भी अल्पसंख्यक संस्था नहीं था। परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है सेना, जनरल पांडे। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि सेना परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है। सेना ने परिचालन तैयारियों को मजबूत करने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। हमने बदलाव की दिशा में अच्छी प्रगति की है। इस बदलाव के तहत सेना इंजीनियरों की कोर में आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकी समावेशन पर जोर दे रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में इन प्रयासों से परिचालन तैयारियों में वृद्धि होगी और हम युद्ध की चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम होंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 2 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पूरा जो आज वीडियो था यानी कि न्यूज़पेपर था वो बजट से रिलेटेड था। बजट के महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक क्वेश्चन की सीरीज देंगे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज देंगे जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी। तो उस पर थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।